हेलो क्लास। पिछले क्लासेस में हमने शॉक के बारे में पढ़ा है। आज जो है इसका जो लास्ट पार्ट है सेप्टिक शॉक। वैसे तो और भी बहुत सारे शॉक हैं जैसे हाइपोवोलेमिक कार्डियक शॉक, लेकिन सबको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। सेप्टिक शॉक जो है वो हम पढ़ रहे हैं क्योंकि सर्जरी में सेप्सिस जो है वो उसके चांसेस होते हैं। सेप्सिस के हमारे पास केसेस जो है वो सेप्सिस के आ सकते हैं, या ऐसा कोई वुंड है जिसके कारण जो है उस पेशेंट में सेप्टिसीमिया डेवलप हो। इसलिए हम एक सेप्टिक शॉक को ही अभी डिटेल में पढ़ रहे हैं, बाकी जो है वो अ, नहीं पढ़ रहे हैं। तो जो सेप्टिक शॉक है इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ था। सेप्टिक शॉक जो है वो हो सकता है ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ग्राम निगेटिव ऑर्गेनिज्म, फंगस, वायरस एंड प्रोटोजोआ। इन सब में किसी भी के कारण से जो है सेप्टिक शॉक की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसमें भी हमने ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उसके कारण होने वाला जो सेप्टिसीमिया है उसको एक और नाम दिया हुआ था, उसका नाम था एंडोटॉक्सिक शॉक। ठीक है, इसका मैंने रीज़न बताया था आपको, एंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन के कारण। एक्सोटॉक्सिन क्या है कि जो बैक्टीरिया या फिर जो वायरसेस हैं वो क्या करते हैं, सिक्रीट करता है, टॉक्सिन जो है वो सिक्रीट करता है, तो वो एक्सोटॉक्सिन हो गया। लेकिन एंडोटॉक्सिन क्या है या फिर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या करता है कि जब वो बैक्टीरिया की जो वॉल हैं जब वो डैमेज होता है तब क्या होता है कि उस वॉल से सिक्रीट होता है, या फिर उस वॉल का जो मटेरियल है वो एक टॉक्सिन के रूप में काम करता है, इसीलिए उसको हम एंडोटॉक्सिन के नाम से जानते हैं। इसीलिए ग्राम निगेटिव सेप्टिसीमिया की कंडीशन जो है उसको हम एंडोटॉक्सिक शॉक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें किस किस केसेस में देखने को मिल सकता है, जनरली ज़्यादातर देखने को मिलता है स्ट्रैंगुलेटेड इंटेस्टाइन, पेरिटोनाइटिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिस्टुला, बिलियरी एंड यूरिनरी इन्फेक्शन, पेनक्रिएटाइटिस, मेजर सर्जिकल वुंड, डायबिटिक वुंड एंड क्रश सिंड्रोम के बारे में हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो उसके बारे में हम फिर से डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। तो पहले भी हमने एक पैथोजेनेसिस एंड पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी हुई है शॉक की, तो लगभग सेम प्रोसीजर जो है या सेम पैथोफिजियोलॉजी जो है अप्रॉक्सीमेटली सेम जो है वो सेप्टिक शॉक में भी होता है। इसमें भी टॉक्सिन्स जो है वो रिलीज होता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लाइक इस्चेरिचिया कोलाई, क्लेप्सिएला, स्यूडोमोनास एंड प्रोटियस। ठीक है, तो इन सब ये सब जो हैं टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं जिससे इन्फ्लामेशन की कंडीशन होती है सेल्स के अंदर, जिसके कारण मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स ये जो है ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और उसके बाद क्या है कि इसमें साइटोकाइनिन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, जो एक टाइप का क्या है इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो सिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम का है, जो हमने पिछले जो शॉक की पैथोफिजियोलॉजी पढ़ा था वहाँ पे भी हमने पढ़ा हुआ है। फिर जो सेप्टिक शॉक है वहाँ पे जो स्पेशल अलग क्या चीज़ होता है, इसमें दो स्टेजेस होते हैं। जैसे पहले भी हमने स्टेजेस पढ़ा है लेकिन वहाँ पे हमने वार्म स्टेज और कोल्ड स्टेज नहीं पढ़ा है। लेकिन जो सेप्टिक शॉक जो है उसकी पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि इसके दो स्टेजेस हैं, अलग अलग स्टेज है। सबसे पहले है वार्म स्टेज, फिर लास्ट जो है वो कौन सा है, अगर वार्म स्टेज में भी अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं पेशेंट का तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है कोल्ड स्टेज। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिटेल में आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है वार्म स्टेज। ठीक है, वार्म स्टेज ऑफ सेप्टिक शॉक विथ फीवर, टैकीकार्डिया एंड टैकीपनिया। तो वार्म स्टेज में क्या क्या कंडीशन मिलेगी, फीवर रहेगा, टैकीकार्डिया होगा, टैकीपनिया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अगर इस टाइम पे भी पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो सीवियर सर्कुलेटरी फेलियर होता है विथ एमओडीएस। एमओडीएस क्या है, मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम विथ डीआईसी, डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे अलग क्या हुआ कि दो स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज है वार्म स्टेज, सेकंड स्टेज कौन सा है, कोल्ड स्टेज। ठीक है, फिर तो जो नेक्स्ट होगा, अगर कंटिन्यूसली शॉक की कंडीशन बनी हुई होती है तो नेक्स्ट जो स्टेज होता है वो है इरिवर्सिबल या कोल्ड स्टेज ऑफ सेप्टिक शॉक।
ठीक है, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। हाइपर डायनेमिक या फिर वार्म स्टेज क्या होता है, इस स्टेज को हम रिवर्सिबल स्टेज भी कहा बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो इन्फ्लामेशन का जो रिस्पांस है, मतलब बॉडी जो है इन्फ्लामेटरी जो रिस्पांस होता है वो इंटैक्ट होता है। इसीलिए जो है इस स्टेज में फीवर, टैकीकार्डिया, टैकीपनिया, ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलता है। मतलब इसमें पैरोजेनिक रिस्पांस जो है वो इंटैक्ट होता है। कोई पैरोजेंस या फिर कोई बैक्टीरिया जो है वो बॉडी के अंदर जो है एंटर किए हैं, तो उसके अगेंस्ट जो रिस्पांस होता है बॉडी का वो इंटैक्ट होता है। इसीलिए इसमें फीवर वगैरह जो है वो देखने को मिलता है, और फीवर के कारण ही जो है इसको वार्म स्टेज के नाम से जाना गया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं प्रॉपरली। किस चीज़ के बेस पे? उसके कल्चर के बेस पे। कल्चर में हमें क्या चीज़ें देखने को मिलेगा कि कौन सी बैक्टीरिया जो है उससे इन्फेक्शन है, इन्फेक्टेड है पेशेंट, यूरिन कल्चर है या फिर फीकल कल्चर है, या इन सब चीज़ों के बेस पे हम उस पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है हम एंटीबायोटिक्स जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है वो कौन से एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, और कौन से एंटीबायोटिक को हम देंगे तो पेशेंट में रिस्पांस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर इसके साथ साथ हमें और क्या चीज़ों को करने की ज़रूरत पड़ेगी? जो अंडरलाइंग कॉजेज़ हैं, जैसे कोई पस कलेक्शन है तो उसको हमें ट्रीट करना है, पेरिटोनाइटिस है, स्ट्रैंगुलेशन है, तो ये सारी चीज़ें जो है जो अंडरलाइंग कॉज है जिसके कारण उस पेशेंट में सेप्टिसीमिया या सेप्टिक शॉक की कंडीशन डेवलप हो रही है, उसको भी हमें साथ में ट्रीट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट स्टेज कौन सा हो गया था? वार्म स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज कौन सा है? हाइपोडायनेमिक हाइपोवॉल्यूमिक सेप्टिक शॉक या फिर कोल्ड सेप्टिक शॉक। ये कंडीशन कब होती है? जब कंटिन्यूसली जो वार्म स्टेज है उसमें भी पेशेंट शॉक की कंडीशन में बना हुआ होता है, और उस स्टेज में भी अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं या सेप्टिसीमिया जाता है, तब जो नेक्स्ट स्टेज है वो देखने को मिलता है। मतलब एक एडवांस स्टेज है सेप्टिक शॉक का, जो कोल्ड स्टेज जो है वो एक एडवांस स्टेज है सेप्टिक शॉक का। इसमें क्या होता है कि जो पैरोजेनिक रिस्पांस होता है बॉडी का वो ख़त्म हो जाता है। अब जो बैक्टीरिया, वायरसेस हैं, इसके अगेंस्ट बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज़्म है उसको काम करना चाहिए, वो प्रॉपर काम नहीं करता है, इसलिए इसमें फीवर जो है वो देखने को नहीं मिलता है, और पेशेंट जो है वो डिकम्पनसेटेड शॉक की कंडीशन में होता है। इस स्टेज को इरिवर्सिबल स्टेज के नाम से जाना गया है। सबसे पहला स्टेज जो था वार्म शॉक जो था उसको हमने पढ़ा था कि ये रिवर्सिबल स्टेज है, लेकिन सेकंड जो है वो है इरिवर्सिबल स्टेज। यहाँ पे पेशेंट जो है वो एमओडीएस में लैंड कर जाता है, मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम, उसके साथ साथ ही एन्यूरिया, रेस्पिरेटरी फेलियर, साइनोसिस, जॉन्डिस, कार्डियक डिप्रेशन, पल्मोनरी एडिमा, हाइपोक्सिया, ये सारे फीचर्स जो हैं उस पेशेंट में देखने को मिलता है। लास्ट में क्या होता है? कोमा एंड डेथ। ठीक है, इसीलिए ये जो सेकंड स्टेज है इसको इरिवर्सिबल स्टेज के नाम से जाना गया है। अब ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट सारे शॉक जो हैं उसमें लगभग ट्रीटमेंट हमारा होता है कि जो एयरवे है, सर्कुलेशन है, इसको प्रॉपर मेंटेन करके रखना है, क्योंकि शॉक के हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो ट्रायड हमने शॉक के डेफिनेशन में पढ़ा था उसी उन तीनों चीज़ों को ही हमें प्रॉपरली मेंटेन करना है। करेक्शन ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय क्रिस्टलाइट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ठीक है, ये ऑप्शन है हमारे पास, क्रिस्टलाइट देना है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न देना है, डिपेंड करता है कि किस टाइप का शॉक है। अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स, तो कल्चर के अकॉर्डिंग जो है हमें उस पेशेंट में डिसाइड करना है कि हमें कौन सी एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना है उस पेशेंट में। ट्रीट द कॉज। ठीक है, तो हमने थोड़ी देर पहले ही बात किया कि जिस कारण से उस पेशेंट में सेप्टिसीमिया की कंडीशन डेवलप हो रही है या पेशेंट सेप्टिक शॉक में लैंड कर रहा है, उस चीज़ को भी हमें ट्रीट करना है। कल्चर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है हमें एंटीबायोटिक डिसाइड करना है, ये भी हमने पहले पढ़ा। क्रिटिकल केयर, ऑक्सीजन सपोर्ट, वेंटिलेटर सपोर्ट, ये सब चीज़ जो है हम पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि पेशेंट जो है ऑक्सीजन सपोर्ट, पेशेंट के लिए सिर्फ ऑक्सीजन सपोर्ट जो है वो बेटर है, या
पेशेंट को वेंटिलेटर में रखने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें जो है हम पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। फिर अगर ब्लड प्रेशर जो है वो फॉल कर रहे हैं तो नॉर एड्रीनलिन, डोपामीन, ये सारी चीज़ें जो है उस पेशेंट में उसके अकॉर्डिंग हम देते हैं। फिर है एक्टिवेटेड सी प्रोटीन का यूज़ कर सकते हैं, मॉनिटरिंग द पेशेंट बाय पल्स ऑक्सीमीटर, कार्डियक स्टेटस, यूरिन आउटपुट, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। तो ये सारी चीज़ें जो है एक जो इमरजेंसी मैनेजमेंट जो होता है वो उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है एक शॉक वाले पेशेंट को। ठीक है, डिटेल में अगर फिर से पढ़ना है तो आप लोग एक बार बुक से रीड करिएगा, फिर अगर कुछ डाउट होगा तो पूछिएगा, फिर उसको हम पढ़ेंगे।